नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद और वैशाली के राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने दाखिल किया नामांकन। पहुंचे तेजस्वी और अखिलेश सिंह। नॉमिनेशन से पहले दोनों प्रत्याशियों ने किया रोड शो। सड़क पर उमड़ी समर्थकों की भीड़। शादी से एक दिन पहले प्रेमिका ने कर दी प्रेमी की हत्या। 2 दिन के अंदर पुलिस ने कर दिया पूरे मामले का खुलासा। उजागर हुआ एक बाप का षड्यंत्र। और पत्नी और बच्चे के लिए दिन रात कमाता रहा पति और बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी हो गई फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक, मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन और जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह पर मुकदमा दायर किया गया है। मामला एक शिक्षक की मौत की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विभाग की जिद की वजह से 55 वर्षीय शिक्षक अविनाश कुमार अमर की मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि प्रचंड गर्मी में भी स्कूल का संचालन ऐसा हुआ है कि लू लगने से अविनाश कुमार की जान चली गई। लेनिन चौक निवासी मृतक शिक्षक के रिश्तेदार परितोष कुमार ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर कराया है, जिसमें इन तीनों अधिकारियों को आरोपित किया गया है। जी मैं क्या बताऊँ, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। हमारे बहनोई थे और ये मटिहानी +2 विद्यालय है, महावीर उच्च विद्यालय, उसी में वो +2 में शिक्षक थे, +2 के। और चूँकि अभी के पाठक जी जो है सो टीचर लोगों को जाना अनिवार्य कर दिए हुए हैं कि स्कूल जाना पड़ेगा, चाहे लड़का रहने में। जो हिटलर का जो कहानी होता है, चाहे परसों में न्यूज़ में सुन रहा था कि 2-3 टीचर और मरे, और आज मेरे बहनों का भी नंबर आया। उसी में क्या हुआ कि इनको जो है हेडमास्टर इनके साथ में थे। हेडमास्टर का 11 बजे के बाद भी रुकना होता है कुछ देर के लिए, एक कॉन्फ्रेंस होता है, तो इस साथ में रुके हुए थे उनके। इनको उसके बाद इनको कुछ अनईजी फील हुए, तो लोग चले साथ में। रास्ते में ही आके इनको जो है सो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ती गई धूप के कारण, लू के कारण। जो इनको लू का असर हुआ बहुत तेज़, तो इनका तबीयत और बिगड़ती गई। बीच में कहीं पे शायद कोई पुल के पास में जो है, पूरी उतनी हमको याद नहीं है, जानकारी नहीं है, हम भी बाहर थे, तो इनका स्थिति गड़बड़ होते गया, तो फिर रुक गए। वहाँ पे रुकने के बाद जो है बोले कि हमको जो है सो बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको हॉस्पिटल भर्ती कराइए। तो इनके टीचर लोग पीछे मोटरसाइकिल से चल रहे थे, वो लोग इनको फिर लेके मेडिकल में भर्ती कराए। और मेडिकल में भर्ती कराने के बाद जो है इनका जब पल्स उल्स डॉक्टर आए, चेक किया गया, तो ये हमारे बहनोई नहीं रहे। और ये हम तो सीधा बोलते हैं कि ये जो है शिक्षा विभाग की तानाशाही है, जिस वजह से जो है हमारे आज बहनोई नहीं रहे। के पाठक की तानाशाही है, जो ज़बरदस्ती करके जो है सो टीचर को जाना पड़ेगा। इवन वो डीएम को भी बोलते हैं कि जो तुमने ठंडा में स्कूल क्यों बंद किया, नहीं बंद करना चाहिए था। तो ये तो समझिए कि अभी तो गर्मी में भी, जो कल आप न्यूज़ चैनल हम देख रहे थे परसों रात में, मुजफ्फरपुर के डीएम भी बोल रहे थे कि इतनी गर्मी 42 डिग्री 44 डिग्री तापमान है, तो इस समय सबको बच के घर में रहना है। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार को भी इसकी नहीं चिंता है कि जो सो नहीं बोल रहा है, जो सरकार भी नहीं बोल रही है कि नहीं स्कूल को बंद कर दिया जाए, जिस वजह से इनको मजबूरी में स्कूल जाना पड़ा कल। और मेरे साथ एक घटनाएं घटी। हमारे भगना भगनी सब छोटे हैं, हमारे इनके पिताजी माताजी सबको ही देखते थे, और वो बूढ़ी है अभी वो। आज हम ये चाहते हैं कम से कम आगे, ठीक है, हमारे बहनोई के साथ जो हुआ कम से कम जो और शिक्षक समाज 4 लाख 5 लाख है बिहार के, उनके साथ और दूसरी लोगों के साथ एक घटनाएं नहीं घटे। सरकार इसमें जरूरत लगाए और के पाठक की तानाशाही रवैये को बंद करे, जो राज्यपाल के बुलाने पर भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, जो मैं न्यूज़ चैनल में सुना हूँ। और सब लोगों का वेतन बंद किए हुए, इतने परिवार का वेतन जो है कॉलेज का और यूनिवर्सिटी के वीसी का बंद किए हुए हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
अपने शादी से एक दिन पहले एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया। सुबह चौर में युवक का शव देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस को मौके से एक काले रंग का दुपट्टा मिला। उस दुपट्टे के सहारे पुलिस कातिल तक पहुंच गई। छानबीन की गई तो मामला दिल दहला देने वाला निकला। 28 अप्रैल को गायघाट थाना को सूचना मिली कि सकरवाड़ा गांव के कमरधुपट्टी चौर में एक युवक का शव पड़ा है। थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद मृतक की पहचान गायघाट के भरतनगर गांव के 23 वर्षीय निरंजन कुमार के रूप में हुई। मृतक की मां के आवेदन पर पुलिस ने सकरवाड़ा के खखनू पासवान को गिरफ्तार किया। पुलिसिया अंदाज में जब उससे पूछताछ की गई तो उसे टूटते देरी नहीं लगी। उसने बताया कि उसकी बेटी का पास के एक गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। परिवार वालों को यह नागवार गुजर रहा था। उसने अपनी बेटी की शादी दूसरे युवक के साथ तय कर दी थी। 28 अप्रैल को उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। बेटी के प्रेम प्रसंग की बात किसी को पता नहीं चले, इसे लेकर उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया। उसने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी पर दबाव बनाते हुए उसके प्रेमी को चौर में बुलवाया। बाप बेटे ने मिलकर दबिया से उस युवक की हत्या कर दी और दबिया को नदी में फेंक दिया। लेकिन घटनास्थल पर मिले प्रेमिका का दुपट्टा पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मामले में लड़की के पिता और भाई की गिरफ्तारी हो गई है, जबकि लड़की फरार है। ASP पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि लड़की की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। दिन रविवार दिनांक 28/4/2024 को गायघाट थाना अंतर्गत सकरवाड़ा कमरथुपट्टी चौर है, वहाँ पे थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि करीब 10:10 पे कि एक अज्ञात लाश जो है गर्दन में धारदार हथियार से कटा हुआ एक लाश पड़ा हुआ है। इस सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंचे और घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए आसपास पता करने की कोशिश की गई तो कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वगैरह सर्कुलेट होने लगा तो पता चला कि एक निरंजन कुमार है, उसी की ये लाश है। तो निरंजन कुमार की लाश वहाँ पे मिली। इस संबंध में और आगे जानकारी पता किया गया तो पता चला कि उसका किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था और पता करते करते जो है इसमें उस लड़की से पूछताछ के लिए कोशिश की कि उस दिन उसकी शादी भी थी शाम में। तो उसके पिता को उठा के लाया गया जिसका नाम था खखनू पासवान। तो खखनू पासवान ने बहुत विशेष तो नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसे 28 तारीख को ही गिरफ्तार करके 29 तारीख को जेल भेज दिया गया। फिर तब तक CDR वगैरह नहीं आया था हम लोग के पास। जब CDR वगैरह मृतक का CDR आया तो पता चला कि दिलीप पासवान जो लड़की का भाई है उसके मोबाइल से लगातार इसके फ़ोन पे रात में 28 तारीख की रात में इनकमिंग कॉल है, लगातार इनकमिंग कॉल है। तब जो है दिलीप पासवान को भी उसको तकनीकी साक्ष्य के आधार पे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके पिता खखनू पासवान की भी संलिप्तता स्वीकार की और अपने बहन के बारे में भी उसने बताया। तो कहानी ये है कि घटना वाले दिन जो है रात्रि में दिलीप पासवान के फ़ोन से मृतक को उसकी बहन के द्वारा लगातार फ़ोन किया गया और घटना स्थल पे बुलाया गया जहाँ पे लाश मिली है। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे अभियुक्त पक्ष का घर है और वो लोग घटना वहाँ पे चौर में बुलाए, लड़की को बुलाया, पीछे से फिर आके जो है दोनों ने पगड़िया से जो है वार कर दिया, जिसमें निरंजन कुमार की वहीं पे मृत्यु हो गई। और गलती से वहाँ पे जो है जो दिलीप पासवान की जो बहन थी उसका दुपट्टा जो है छूट गया, जिसमें खून वगैरह भी लगा हुआ है। और फिर जब दिलीप पासवान से पूछा गया कि जिस हथियार से मारा गया है वो कहाँ पे है, तो उसने बताया कि सियारी नदी है जो घटनास्थल से लगभग 200 मीटर उत्तर दिशा में है और वो सूखी नदी है, उसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो वहाँ से उस पगड़िया को भी बरामद कर लिया गया है जो है।
इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक उसकी बहन जो है जो उस दिन शादी होनी थी वो शादी हो नहीं पाए, उसके बाद से वो फरार है। आखिर किस लिए हत्या की गई? ये प्रेम प्रसंग का मामला है। ये उससे निरंजन से और दिलीप पासवान की बहन से करीब 1-1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीच में मतलब इन लोगों को नागवार गुजरा, इन्हें पसंद नहीं था कि वो उससे मतलब दोनों, हालांकि वो शादी करना चाह रहे थे लेकिन पसंद नहीं था परिवार को। तो इसी क्रम में कई बार देखा भी गया, उसे धमकी भी दी गई थी कि मतलब छोड़ दो। और इस लड़की की 2 महीना पहले शादी लगी हुई थी और फिर भी बीच में ये लोग बराबर मिल रहे थे। कहीं इन्हें लग रहा था कि कहीं शादी के दिन वो दोनों भाग न जाएं। इसी क्रम में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, लड़की भी संलिप्त है हत्या? हाँ बिल्कुल, हत्या में उसने ही दिलीप पासवान के अपने भाई के फोन से लगातार फोन कर करके उसे बुलाया है। वो आना नहीं चाह रहा था लेकिन कई बार जो है जब कॉल डिटेल आया है उसमें कई बार लगातार फोन किया गया है मृतक को। शादी से कई दिन पहले हत्या हुई? शादी के दिन, शादी 28 तारीख को था और 27-28 तारीख की रात्रि में यह घटना हुई है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाला एक व्यक्ति दिन रात एक कर अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसे कभी भनक तक नहीं लगी कि पीठ पीछे उसकी बीवी अपने जिंदगी में नए साथी की तलाश कर मोहब्बत का रंग भर रही है। पत्नी को भी गुमान रहा कि उसके बदनाम रिश्ते की भनक पति को नहीं लगेगी, लेकिन एक दिन बीवी का बेवफा चेहरा बेनकाब हो गया। उसके पति को सब कुछ पता चल गया। पति जब काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी घर से गायब मिली। घर से गहने और रुपए के साथ एक 18 माह का मासूम बेटा भी गायब मिला। पति ने इलाके का सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, देखा कि उसकी बीवी एक युवक के साथ बाइक से जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। उसने अपनी बीवी के खिलाफ ब्रह्मपुरा थाने में FIR दर्ज करवाया है। उसने अपनी आपबीती डे न्यूज को बताया, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उसके 2 चेहरे थे। वो पति के साथ शरीफ बीबी बनने का ढोंग रच रहे थे, लेकिन उसका दिल मायके वाले यार के लिए धड़कता रहता था। एक दिन उसने मायके वाले यार के साथ 1, 2, 3 यानी रफो चक्कर हो गई और मामला थाने तक पहुंच चुका है। पीड़ित युवक जो कि ब्रह्मपुरा थाना इलाके का रहने वाला इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बात करके पूरी आपबीती जानते हैं। क्या मामला है, आखिर में क्या हुआ था? मेरे साथ हम 25 तारीख को हम दुकान गए सुबह में और हम 8 बजे सुबह में चले गए दुकान। उसके बाद हम अपने स्टाफ को भेजे कि खाना लाने के लिए, तो स्टाफ बोल रहा है कि 2 बजे कि घर आपका बंद है। तो हम बोले कि वीडियो कॉल करो, तुम बच्चा हो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो वीडियो कॉल किया तो देखे कि ताला लॉक है। तो हम बोले कि आसपास में कोई है? बोले हाँ है। तो पूछा तो एक औरत थी, तो उससे पूछे हम, तो हम बोले कि कहाँ गया है? तो बोले कि एक लड़का आया था बाइक से और उस पर बैठ के उसको लेके चले गया, बैग वूग सब लेके, आपका बच्चा भी। हाँ। अच्छा, तो फिर कैसे पता चली कि किसके साथ? उसके बाद मालूम चला कि जब हमको वो गाली उली का धमकी दिया तो हमको खून खल गया। उसके बाद हम CCTV कैमरा खंगाले। उसके बाद मान लीजिए चला कि फिर हमको अपना जो जहाँ काम करते हैं रामबाग में पूछे उससे अपना कारीगर सबसे, तो आपके इधर से कोई लड़का गायब? बोला तो बोला हाँ गायब है। तो बोले क्या नाम है? तो उसका नाम अरबाज। उसका बाप का नाम क्या था? बबलू। यही सब मालूम चला है। हाँ, उसके बाद यही सब हो रहा है। थाने में हम किए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और मेरा भी पैसा भी लेके भाग गई, 1,65,000 और 3 लाख का जेवर और घर का कीमती सामान। हाँ। अच्छा, जो भागी है वो किसके साथ भागी? वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का वो अरबाज नाम है, उसका घर रामबाग में है। ये कहानी आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी का हमको भागने के बाद 2 दिन के बाद मालूम चला है। अच्छा, हाँ, कि उसके साथ अफेयर? हाँ फिर हाँ। अच्छा, पहले मोबाइल वगैरह भी लड़की रखती थी और मालूम चला? तो मेरे सामने वो बात नहीं करती थी, अच्छे से रहती थी, हर चीज़ अच्छा से करती थी। अब उसके मन में क्या चल रहा था तो हमको नहीं मालूम। हम तो शरीफ आदमी, अपना काम करने जाते थे, काम से घर। और वो मेरे पीठ पीछे क्या खेल खिलाती थी तो वही जानती है। मोहल्ला वाले के कहना है कि वो आपके पीठ पीछे वो लड़का 3 महीना से आपके घर पे आता था। हाँ, और मोहल्ले वाले को मालूम चलता है कि वो छोटा भाई है। हाँ। अच्छा, भाई बोलकर वो आता था? हाँ। अच्छा, पत्नी गर्भवती वगैरह? हाँ हाँ, और उससे देर से भी बच्चा है, लड़का से 1 महीना का अमल है उसका। अच्छा। हाँ। और एक बच्चा पहले से भी? हाँ, एक बच्चा पहले से भी है। वो उसको भी लेके गई? हाँ, उसको भी लेके चली गई।
अच्छा, तो ये उसके परिवार वाले से आपकी कोई बातचीत हुई इस मामले में? उसके बात हुई, परिवार वाला तो कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम शांति से बैठा हुआ, कितनी बार घर पे बोला है, बाकी वो उसका बाप नहीं आया घर पे। अच्छा, शादी हुई थी तो क्या रजामंदी से नहीं हुई थी? लड़की तैयार नहीं थी? नहीं, लड़की तो हम, मेरी एक बहन है, फुफड़ी बहन, वही रिश्ता लगाई थी। जब हम पूछे थे कि अभी के दिन जमाना खराब है, क्या लड़की किसी से अफेयर चल रहा है, तो उसका गार्जियन बोला नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे घर से बेटी नहीं जाती है। हाँ, यही बात है। तो खुश आखिर में क्यों नहीं थी आपके साथ में? अब ये तो वही जाने की खुश काहे नहीं थी। हम तो अब मेरे मोहल्ले में आके आप पूछिए, उसको क्या चीज़ की कमी नहीं दी है, कुछ सब चीज़ दिए उसको, जो बोलती है वो खरीदते हैं। 5,000 का बोली ईद में कपड़ा खरीदेंगे, ईद में कपड़ा भी खरीद दिए उसको। हैं, उसका तो पूरा खानदान में नहीं पहनता होगा 5,000 का अकेले एक कपड़ा। वो सब कचरा फैमिली है। हाँ, उम्र को लेकर भी कुछ कहती होती थी कि डिफरेंस? हाँ, तो हमको खाली बुढ़ा बुढ़ा बोलती थी। आपको देखने से हम क्या बुढ़ा लगते हैं? आप तो काफ़ी यंग हैं। हाँ हाँ, वो करिया है, हम, मेरा चेहरा देखिए, मेरा पर्सनैलिटी देखिए। अब तो दूसरी तकलीफ में चूँकि बच्चा को भी लेके गई है। हाँ, बच्चा को लेके चली गई। तो पुलिस पर आपने FIR भी दर्ज की? FIR भी दर्ज किए हैं। तो पुलिस से सहयोग मिला है अभी तक आपको? अभी तक कुछ नहीं सहयोग मिला है। 25 तारीख गायब हुई है, अभी 4 दिन हो चुका है, कुछ पता नहीं चला। पता चल गया कि उसी लड़के के साथ आपकी वाइफ? हाँ, उसी लड़के के साथ वाइफ है। अच्छा, यहाँ मुजफ्फरपुर में नहीं, फिलहाल वो बाहर भाग? हाँ, बाहर भागे जो, ये हमको जानकारी उतना नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप? पत्नी अगर वो आएगी रिटर्निंग, तो उसको क्या रखिएगा साथ में? नहीं, उसको तो वापस हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक कदम बाहर जो निकाल दी है, हाँ, उससे गंदी औरत को हम कैसे रख सकते हैं? आप समाज वाला ही पूछ सकते हैं या आप पूछ सकते हैं? वैसा औरत का रखना क्या वाजिब है? कल होके मेरे साथ घटना करेगी, क्या करेगी कोई मालूम है? घर में रहेगी, खाने बनाएगी, जड़े खिला के मुआ दे, या आशिकी बुला के हमको मुआ दे, तो इसका कोई जिम्मेवार होगा? नहीं होगा। अच्छा, 2 साल शादी को होने को हो चुका है, इस बीच दोनों का रिलेशन कैसा रहा आप लोगों का? मेरा तो रिलेशन ठीक है था, हम घर से काम करते थे, ठीक था। जब हम काम घर से करते थे, उसको जब आशिक से उसको प्यार हो गया, तो हमको बोलती है कि आप काम कीजिए कहीं, यहाँ घर से आप बिजनेस नहीं कीजिए, घर से बाहर काम कीजिए, बाहर काम कीजिए। तो हम भाई बिजनेसमैन, हम किसी के दुकान पर काम करेंगे तो अपना इज्जत नहीं गंवाएंगे, तो हम अपने भाई के दुकान पर रह गए। भाई मेरा खर्चा देता था 10,000 रुपये का महीना। हम सुबह 8 बजे आते थे और 9, 10 बजे, 11 बजे आते थे ड्यूटी से। 3 महीना से वो बदन नहीं छुआती थी। हाँ, बोलते थे आओ साथ में, तो नहीं, जब भी बोलते नहीं, हर चीज़ का बहाना करती थी। कभी दे आते हैं, दिल आशिक के लिए? हाँ, उसका दिल आशिक के लिए था, क्योंकि वो मेरे पीठ पीछे जब करवाई लेती थी, तो हमसे क्या करवाएगी? जब तो शारीरिक संबंध बनाने पर भी वो मतलब संकोच करती? हाँ, संकोच करती थी, हमको बोलती थी नहीं, ऐसा नहीं होगा अभी। तो उस समय आपको कुछ किसी तरह का कोई संदेह हुआ कि आखिर में पत्नी हमारी क्यों ऐसे बोल रही? नहीं, तो ऐसा संदेश लगता, बाकी हम समझे कि चलिए उसका मन नहीं होगा। बाकी 3 महीने से टालते रह गई। बाकी हम ज़बरदस्ती नहीं किए कि चलिए भाई आज नकल तो मेरे हैं, एक बच्चा हो गया है, मन नहीं होगा इंसान का। बाकी वो झूठी थी, उसका परिवार वाला झूठा, सब झूठी है उसका परिवार, धोखा दिया। हाँ, मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया। मेरा ज़िंदगी लौट के आएगा? नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि बच्चा को रिकवर किया जाए पुलिस के द्वारा? हाँ, मेरा बच्चा ला के दे दें, क्योंकि उसका ज़िंदगी नहीं बर्बाद किया जाए। अच्छा, जेवर वगैरह भी ले? हाँ, जेवर ले गए, 3 लाख का जेवर था। CCTV में भी दिख रहा है कि वो जा रही है? हाँ, जा रही है अपने यार के साथ। अच्छा, तो मांग करेंगे कि बच्चे को रिकवर? हाँ, बच्चे को मेरा रिकवर का, जो मेरा पैसा ले गया 3 लाख का जेवर, 1,65,000 मेरा कैश ला के दे। अब उसके साथ? हाँ, नहीं, उसके साथ हम नहीं रह सकते हैं। चलो, तो ब्रह्मपुरा के उस युवक को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी आप बीती अपनी बताई है। इनका कहना है कि जो इनका बच्चा है 18 माह का बच्चा है, काफ़ी प्यारा बच्चा है, जो कि इनकी पत्नी लेकर फरार हो चुकी है। इसके साथ ही जेवर और पैसा भी लेकर भाग चुकी है। उसकी तलाश में पुलिस लगातार अब छापेमारी कर रही है। पुलिस से जब हमने फ़ोन पे बात की तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। CCTV के आधार पर लड़की का और जो युवक है जिसके साथ में युवती फरार हुई, उसकी भी तलाश तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, DN न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंगलवार को 7 प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता संजीव कुमार के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी निवर्तमान सांसद अजय निषाद के साथ निर्दलीय मनोज कुमार, समता पार्टी के अभय कुमार, बसपा उम्मीदवार विजेश कुमार, वजिकांचल विकास पार्टी की सुनीता कुमारी, निर्दलीय नीलिमा कुमारी और आलोक कुमार सिंह शामिल हैं।
एनडीए प्रत्याशियों के बाद मंगलवार को महागठबंधन के उम्मीदवारों ने मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर और आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने वैशाली संसदीय क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल किया। इससे पहले मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित नामांकन सभा में दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभा में तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहित कई नेता शामिल हुए। समय का हवाला देते हुए अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए सभी बड़े नेता अगले सभा के लिए निकल गए। अजय निषाद कच्ची पक्की स्थित अपने आवास से नामांकन रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मुजफ्फरपुर क्लब मैदान पहुंचा। वहीं मुन्ना शुक्ला ने भी बीबीगंज स्थित प्रधान चुनाव कार्यालय से नामांकन यात्रा निकालकर जन संवाद में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने एक साथ अपना पर्चा दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों के रोड शो को लेकर शहर में जाम की स्थिति बनने की संभावना को देखते हुए सरैयागंज टावर चौक से जुरन छपरा जाने वाला मार्ग डाइवर्ट रहा। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई के तरफ से 4 सेट में मैंने नामांकन दाखिल किया हूँ। नामांकन सभा में माननीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान सहित जिले के तमाम विधायकगण, मंत्रीगण, एमएलसी, पूर्व विधायकगण और तमाम वरिष्ठ सभी पार्टियां के नेतागण मंच पर उपस्थित थे। जनता का देख रहे जन सैलाब उतर पड़ा है। माननीय तेजस्वी यादव को, मुकेश जी को, सभी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सभी को सुनने के लिए जनता बेताब थी। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, मुजफ्फरपुर अस्त व्यस्त हो गया है। हमको लगता नहीं है कि अब मुजफ्फरपुर और वैशाली सीट जीतने में कोई अड़चन आएगी। अखिलेश जी का नाम था, लेकिन उनका तबीयत खराब हो गया, इसलिए नहीं आ पाई। स्थिति जिस प्रकार की भीड़ दिखी वो वोट में दिखेगी, क्योंकि सभा में तो भयानक भीड़ थी। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का भीड़ है। ये जो भीड़ है वो सोता आया है, अपनी इच्छा से आया है। हम लोग प्लांट नहीं किए हैं भीड़ को। जब अपने पहले प्लांट करते थे क्या? नहीं, इससे पहले जो है अपनी इच्छा से आते हैं, जो स्वेच्छा से कर पाएंगे वोट में आप 100% करेंगे। जो लोग का गुमान है कि इतना लेंगे, इतना लेंगे, इतना लेंगे, 40 के 40 सीटों जीतेंगे, सबका गुमान टूट जाएगा, अहंकार भी टूट जाएगा। और हो सकता है तो सभी को जो अहंकार भरा बयान दे रहे हैं बीजेपी बिहार के, सभी को हो सकता है इस्तीफा भी देना पड़े। अब एजेंडा, अब समीकरण चेंज हो गया है। अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता की जो प्राथमिकता आएगी उस पर हम करेंगे। नॉमिनेशन दर्ज किए हैं, वैशाली से नॉमिनेशन दर्ज किया है। खुशी की बात है, हर्ष उल्लास की बात है, हर्ष उल्लास की बात है। वैशाली में देखिए, कोई लड़ाई नहीं है, सारा आड़ी डरे टूट चुका है। हम लोग आम आवाम के बीच गलबैयाँ करने की स्थिति में हैं। आप लोग झूठ झूठ के लड़ाई चुनौती की बात करते रहते हैं, ऐसी कोई बात। आपके प्रतिद्वंदी कर रहा है कि वैशाली में 4 लाख पार और बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे यार, तो पूरा देश सुन रहा है। अबरी बार यहाँ जो है बिहार के 40 में जो है आपको 4 तारीख को दिखाएगा। आगे बताइए अब चुनौती। वैशाली में जो रघुवंश बाबू के बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। वैशाली को विकास के चरम सीमा शिखर पर ले जाने का काम करेंगे। आम आवाम गरीब बुढ़वा का जो वंचित काम है, जो बचा हुआ कार्य है, उसको करने का काम। एयरपोर्ट की इच्छा रख रहे हैं लोग। एयरपोर्ट भी है हमारे यहाँ, हमारे बहुत इच्छा है। हमारे यहाँ वैशाली जो है, काम कीजिएगा। वैशाली जो है हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। मैं उसको चरम सीमा पर ले जाने का काम करूँगा, शिखर पर पहुँचाने का काम करूँगा, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करूँगा। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित? पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर जीत जाते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो गरीब बुढ़वा का जो इंदिरा आवास बंद है, मनरेगा का मजदूर का जो रोजगार बंद है पहले, और वृद्धा पेंशन जो राष्ट्रीय हमारे देश के मापदंड पर आना चाहिए, पहले हमारा ये प्राथमिकता। रोजगार के मुद्दे को संसद में उठाएंगे। रोजगार है हमारे यहाँ, महंगाई है हमारे यहाँ, पलायन है हमारे यहाँ, विकास है हमारे यहाँ, जनहित के जो मुद्दे हैं वो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे यहाँ।
तो इन सब बातों पर ध्यान रहेगा और वैशाली विकास करेगा। वैशाली को कोई रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ विडम्बना रही 10 वर्षों से, जो हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करते आए वो वैशाली के बदले अपना विकास करने का काम किया। यही और बोली हो गया। प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। दोपहर में सड़क पर कर्फ्यू सा नजारा मिलता है। अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार भी नहीं है। इस बार गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बच्चे और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि लू लगने के लक्षणों में उल्टी, दस्त, शरीर तेज गर्म होना, आंखों का रंग पीला पड़ना और पेशाब पीला आना प्रमुख है। इस दौरान भूख कम लगती है और शरीर में कमजोरी भी आ जाती है। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, मौसम विभाग का भी ये अलर्ट है। येलो और अलर्ट हो रहा है। 44 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री का अलर्ट हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे जिला में इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सब लोगों को अलर्ट किया गया है और गर्मी और हीट वेव की भी संभावना बताई जा रही है। इसकी भी तैयारी पूरे जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर लोगों को कहा गया है कि लोगों को जागरूक करें, लोग अधिक से अधिक घर पे रहें और बहुत आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले और भरपूर पानी का सेवन करें ताकि पानी की कमी शरीर में न हो और गर्म कपड़ा में सूती कपड़ा पहने, खुला बदन न निकले। इस प्रकार के सभी एहतियात बरतने के लिए सभी लोगों को, सभी स्वास्थ्य के कर्मचारी, डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि निरंतर जागरूकता चलाएं। हाँ, गर्मी का मौसम है और मौसम में जानते हैं जब भी मौसम का परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ बीमारी आती है। तो इसको देखते हुए गर्मी की महत्ता को देखते हुए और इसका देखते हुए पूरे विभाग में सभी यूनिट के डॉक्टरों को, जितने भी यूनिट के डॉक्टर, चाहे फिजिशियन हो, चाहे सर्जन हो, सभी लोगों को सतर्क किया गया और ये देखा जा रहा है कि जो गर्मी में रजिस्ट्रेशन की संख्या, जैसे डीएम साहब भी आए थे कि रजिस्ट्रेशन के काउंटर पे बहुत भीड़ रहती है, तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन ने व्यवस्था किया है कि ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिले और उनको बैठने की जगह, पानी, स्वच्छ पानी पीने की जगह बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि मौसम विभाग अलर्ट किया हुआ है। हीट वेव से भी संबंधित इंस्ट्रक्शन स्वास्थ्य विभाग से हम लोग को मिल रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस संदर्भ में मैंने बताया ना, सभी लोगों को जागरूक किया गया है ताकि लू से बचे और गर्मी का प्रकोप कम हो, इसका ध्यान रखें। पूरा बिहार इन दिनों शरीर को झुलसा देने वाली पछुआ की चपेट में है। 2 मई तक राज्य में भीषण लू के आसार है। IMD ने इसे लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लू के इन थपेरों के बीच उत्तर बिहार के बच्चे AES से पीड़ित होकर SKMCH के पीकू वार्ड में भर्ती हो रहे हैं। मनियारी के केरमा गांव निवासी विजय कुमार के 8 वर्षीय बेटे सुंदरान में AES की पुष्टि हुई है। वहीं वैशाली के बिदुरपुर निवासी राजेश सिंह के 5 साल के बेटे आयुष कुमार में भी इसकी पुष्टि होने के बावजूद उसके परिजन बिना बताए पीकू वार्ड लेकर चले गए। अब तक आए 4 बच्चों में AES की पुष्टि हुई है। इसमें 2 बच्चे सीतामढ़ी, एक शिवहर और एक वैशाली का बताया गया है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि बीमार पड़ने पर अगर बच्चे को सही समय पर इलाज की सुविधा मिले तो उसकी जान बचाई जा सकती है। बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में AES को लेकर जागरूकता बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि AES से बचाव के लिए बच्चों को धूप में नहीं निकलने दें और बासी खाना नहीं खाने दें। रात को सोने से पहले बच्चे को खाना जरूर खिलाएं। इसके बावजूद चमकी बुखार के लक्षण दिखने पर बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। यहाँ अब 2 केसेस और बढ़े हैं। इसमें एक मनियारी का है, मुजफ्फरपुर का, जो ठीक मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती हुआ था, वो ठीक होकर स्टेबल होकर चला गया है। एक केस वैशाली का भी आया, तो वो अपनी इच्छा से बाहर लेके गया है, लेकिन डॉक्टरों की जानकारी देके वो बाहर लेके गया और बाकी सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, इसकी संभावना शुरू से हम लोग बताते भी आ रहे हैं कि गर्मी निरंतर अभी बढ़ने की, जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है, अभी गर्मी बढ़ेगी और बढ़ेगी भी। तो इसको देखते हुए सतर्कता और निरंतर सतर्कता बरतना है और लोगों को जागरूक करना है और अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हमारा हाउस टू हाउस सर्वे और हाउस टू हाउस जो लोगों को करना है, ANM चाहता, आंगनबाड़ी, वो प्रोग्राम निरंतर चलता रहे।
मंगलवार को वैशाली ब्लड लाइन परिवार संगठन की ओर से मुजफ्फरपुर के रामदयालु मंगल स्थान के पास सर्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रिंस राज सिद्धांत संगठन के संस्थापक संदीप कुमार, सागर, संतोष एवं पंकज सहित उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में कुल 21 रक्तदाताओं ने अपना अमूल्य रक्तदान किया। बार हमारे संस्थान में ये ब्लड डोनेट प्रोग्राम हो रही है और अच्छी तरह से हो रही है और सभी विद्यार्थियों को और जो भी आसपास के जो समाज के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो डोनेट कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करना बहुत बड़ी पुण्य का काम है, सभी लोग को करना चाहिए। तो मैं सबको करना चाहूँगा। मैं खुद अभी जस्ट ब्लड दिया हूँ। कोई तरह की कोई कमजोरी कुछ नहीं होती है और अच्छी तरह से सब लोग अच्छे भावना से देते हैं। एक अच्छा गर्व महसूस होता है। हमारे पुत्र का चौथा जन्मदिन है, उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक रक्तदान शिविर का आयोजन किए। कितने लोग? लगभग 15 लोग का डोनेशन अभी तक हो चुका है और लगभग 15 से लोग और होने का संभावना है। मतलब 30 लगभग डोनेशन होगा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।